नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडल की संरचना और उसके संगठन, उसकी विभिन्न क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पृथ्वी पर विद्यमान वायुदाब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि वायुदाब किसे कहते हैं। वायुदाब की क्या परिभाषा होती है? देखिए आप लोग, वायुदाब हमेशा समुद्र तल से नापा जाता है। वायुदाब याद रखना है, वायुदाब हमेशा समुद्र तल से नापा जाता है। समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक ध्यान रखना है, वायुमंडल की अंतिम सीमा तक इकाई क्षेत्रफल में वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये समुद्र तल है, ये इसकी अंतिम सीमा है। इस स्थान पर प्रति इकाई मतलब या तो इंच या फिर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, समुद्र तल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर ऊंचाई तक, वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई तक जो स्तंभ बनता है, इसके भार को जो यहां पर समुद्र तल पर लगता है, उसी को वायुदाब कहा जाता है। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक 1 इकाई क्षेत्रफल में वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब की खोज 1651 में यूरिक नामक भूगोलवेत्ता ने की थी। याद रखना है, वायुदाब की खोज सर्वप्रथम यूरिक नामक एक भूगोलवेत्ता ने की थी। वायुदाब का माप कैसे किया जाता है? वायुदाब को मापने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं उसको बोलते हैं वायुदाब मापी, या फिर उसे बोलेंगे निद्रव्य बैरोमीटर, या फिर उसे क्या कहेंगे? निद्रव्य बैरोमीटर। वायुदाब के मापने की इकाई मिलीबार होता है। वायुदाब के मापने की इकाई क्या याद रखना है? मिलीबार, सेंटीमीटर और इंच होता है। वायुदाब इन तीनों में ही नापा जाता है। यदि हम समुद्र तल पर औसत वायुदाब की गणना करके देखें तो औसत वायुदाब कितना है? समुद्र तल पर औसत वायुदाब है 1013.25 MB। MB का मतलब मिलीबार। सेंटीमीटर में देखेंगे तो 76 सेंटीमीटर, और इंचों में देखेंगे तो 39.92 इंच। 1013.25 मिलीबार, या जो निद्रव्य वायुदाब में पारा जो होता है वो 76 सेंटीमीटर पे जाता है, या फिर 39.92 इंच के रूप में मापा जाता है। बैरोमीटर का जब पठन किया जाता है और ये पठन तेजी के साथ घटता है, ये पठन जब तेजी के साथ में घटने लग जाता है तो उस परिस्थिति में यहां
वायुमंडलीय तूफान आने के संकेत मिलते हैं। जब बैरोमीटर में वायु दाब की गणना करते समय इसमें तेजी से कमी देखी जाती है तो वहां किसका संकेत मिलता है? तूफान के आने का। ये तो इसकी बैरोमीटर के अध्ययन की पहली स्टडी हो गई। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि बैरोमीटर में पहली स्थिति में क्या जाती है? पहले स्टेज पर गिरावट पहले आती है, बैरोमीटर में गिरावट, और उसके बाद होती है वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि उस क्षेत्र में वर्षा होने वाली है। यह पूर्वानुमान लगाया जाता है। जब बैरोमीटर में पहले गिरावट आती है उसके बाद वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि उस स्थान पर वर्षा होने वाली है। यदि तीसरी स्थिति के अंदर हम देखते हैं, यदि गिरावट लगातार हो रही है, गिरावट लगातार हो रही है तो मतलब इसका मतलब क्या है? गिरावट बैरोमीटर में लगातार गिरावट होने का मतलब हो गया कि उस स्थान पर प्रतिचक्रवात आने वाले हैं। उस स्थान पर प्रतिचक्रवात आने वाले हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे फिर से दोहराता हूं। वायुदाब मापने की इकाई क्या है? मिलीबार, एमबी, इंच और सेंटीमीटर। वायुदाब मापने का उपकरण क्या है? वायुदाब मापी या निद्रव्य वायुदाब मापी। बैरोमीटर का पठन के संदर्भ में अगर देखें तो बैरोमीटर में जब पठन तेजी से गिरावट आती है पठन में तो तूफान आने का संकेत होता है। बैरोमीटर में जो गिरावट धीमी गति से होती है और बाद में वृद्धि होती है। समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं। समदाब रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक समान वायुदाब वाले वायुदाब क्षेत्रों को मिलाती हैं। धरातल के वायुदाब को समुद्र तल तक घटाया जाता है। धरातल के वायुदाब को कहां तक घटाते हैं? समुद्र तल तक घटाया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि स्थलीय भाग समुद्र तल से ऊंचा है। स्थलीय भाग समुद्र तल से ऊंचा है, इसीलिए ऊंचाई के प्रभाव को कम करने के लिए वायुदाब, किसी भी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक घटाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है? पहला कारण है ऊंचाई के प्रभाव को कम करने के लिए या ऊंचाई के प्रभाव को समाप्त करने के लिए या नष्ट करने के लिए। दूसरा इसमें दिया गया है, दूसरा कारण क्या है? दूसरा है वायुदाब का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ये दो कारण मैंने बताए आपको कि वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है। पहला कारण ऊंचाई के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, दूसरा तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से वायुदाब को समुद्र तल तक घटाया जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, परीक्षा में आता है। जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं, जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो उस परिस्थिति में दाब प्रवणता कैसी होगी? अधिक।
जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं उस समय दाब प्रवणता अधिक होती है, और जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं उस समय दाब प्रवणता कैसी होती है? कम होती है। जब दाब प्रवणता अधिक होती है उस समय हवाओं की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हवाओं की गति कैसी रहेगी? तेज रहेगी। और जब समदाब रेखाएं दूर दूर होंगे तो दाब प्रवणता उस समय कम रहेगी, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? हवाएं मंद गति से प्रवाह करेंगी। तो याद रखना आपको कि ऊंचाई के समुद्र तल तक वायुदाब क्यों घटाया जाता है? दाब प्रवणता में जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तथा दूर दूर होती हैं उस समय वायु या फिर दाब प्रवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके आगे हम पढ़ेंगे वायुदाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायुदाब तथा जलवायु व मौसम के तत्वों के मध्य संबंध, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, वायुदाब के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। वायुदाब के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। प्रथम हम अध्ययन करते हैं तापमान और वायुदाब के मध्य संबंध। तापमान और वायुदाब के मध्य संबंध देखिए, तापमान और वायुदाब के मध्य संबंध विपरीत पाया जाता है। संबंध कैसा है? विपरीत। कैसे? जब तापमान बढ़ता है, तापमान के बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। तापमान के बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। तापमान के घटने पर वायुदाब अधिक हो जाता है। प्रश्न बनता है कि तापमान यदि बढ़ेगा तो वायुदाब की क्या परिस्थिति रहेगी? वायुदाब कम हो जाएगा। तापमान घटेगा तो वायुदाब अधिक होगा। जैसे भूमध्य रेखा के क्षेत्र में तापमान अधिक है, वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ वायुदाब कैसा पाया जाता है? कम पाया जाता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है तो वहां पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से तापमान और वायुदाब में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जब थर्मामीटर बढ़ता है तो बैरोमीटर कम हो जाता है, और जब थर्मामीटर कम होता है तो बैरोमीटर अधिक हो जाता है। जब थर्मामीटर में तापमान हम कम अंकित करते हैं तो बैरोमीटर में हम वायुदाब अधिक का पठन करते हैं। इसके बाद दूसरा, जलवाष्प व वायुदाब। जलवाष्प और वायुदाब में भी विपरीत संबंध पाया जाता है।
जलवाष्प और वायुदाब में भी विपरीत संबंध पाया जाता है। जलवाष्प अधिक होती है, जलवाष्प के अधिक होने से वायुदाब कम हो जाएगा। जलवाष्प के अधिक होने से वायुदाब कैसा रहेगा? वायुदाब कम हो जाएगा। और जलवाष्प के कम होने पर, जलवाष्प के कम होने पर वायुदाब कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि जलवाष्प पाकर वायु हल्की होती है और विरल हो जाती है, ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भूमध्य क्षेत्रों में वायुदाब कम मिलता है। इसके दो कारण हैं, एक तो अधिक तापमान, दूसरा अति आर्द्रता। अत्यधिक जलवाष्प के कारण से इन क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में वायुदाब कम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जलवाष्प अधिक होगी तो वायुदाब कम हो जाएगा, जलवाष्प कम होगी तो वायुदाब अधिक हो जाएगा। उदाहरण आप दे सकते हैं, भूमध्य रेखा के क्षेत्र हैं वो अति आर्द्र हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में वायुदाब कैसा पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो तीसरा बिंदु कर दिया। तीसरा बिंदु आता है ऊंचाई और वायुदाब। ऊंचाई और वायुदाब, जैसे कि मैंने बताया आपको, समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। समुद्र तल पर वायुदाब कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। समुद्र तल, सागर तल से जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा। यानी ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। आप देखते हो कि हिल क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले लोग अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पर वायुदाब कम पाया जाता है। इसके बाद चौथा बिंदु है पृथ्वी की दैनिक गति, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण केंद्र विमुखी बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण केंद्रमुखी विकेंद्रमुखी बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण से वायु अपने मूल स्थान से हट जाती है। मूल स्थान से हट जाती है और विचलित हो जाती हैं। इसीलिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही उप ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब कम पाया जाता है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वायुदाब अधिक पाया जाता है। ये वायुदाब गतिजन्य वायुदाब है, पृथ्वी की गति के कारण। प्रश्न आए, पृथ्वी की गति के कारण से वायुदाब कौन कौन से क्षेत्रों में कम या अधिक होता है? तो आप बता सकते हैं उपध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब कम होता है पृथ्वी की गति के कारण से, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वायुदाब अधिक होता है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। जहां वायु का अभिसरण होता है, जहां वायु का अभिसरण होता है वहां वायुदाब कम पाया जाता है, और जहां अपसरण होता है वहां वायुदाब अधिक पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, जहां वायु का अभिसरण होता है वायुदाब कैसा होता है? कम, और जहां पर वायु का अपसरण होता है वहां वायुदाब कैसा होता है? अधिक।
कंसेप्ट को अच्छी तरीके से जब तक नहीं समझोगे तब तक आप लोग सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जा सकते। तो अभिसरण होगा वहां वायुदाब कैसा होगा, कम, और अपसरण होगा वहां वायुदाब कैसा होगा, अधिक पाया जाएगा। जैसे इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे अभिसरण क्षेत्र कौन सा है, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में हवा का व्यापारिक हवा का अभिसरण होता है, वहां पर वायुदाब कैसा मिलता है, कम पाया जाता है। इसी प्रकार से 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर हवाओं का अपसरण होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, इसलिए वहां पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। ये मैंने आपको 2 उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी वायुदाब में परिवर्तन आता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है। इस पृथ्वी के जो भाग नजदीक हैं, जो भाग पृथ्वी के नजदीक हैं, वहां वायु कैसी पाई जाती है, सघन पाई जाती है। सघन वायुदाब के पीछे क्या कारण है, वहां का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे जैसे पृथ्वी से हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। पृथ्वी के नजदीक सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। इस प्रकार से जो मैंने तापमान, जलवाष्प, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, ऊंचाई जो बताए हैं, ये वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं।